लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 34 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उस दिन डॉक्टर खन्ना के एट होम में एक बाहरी व्यक्ति भी सम्मिलित था। वो रिश्ते में शारदा का चचेरा भाई होता था। दिल्ली में नया ही आया था। एक हायर सेकेंडरी स्कूल में ड्राइंग मास्टर था। अपने को चित्रकार समझता था, परंतु कविता करने की उसे सनक थी। कहना चाहिए उसे कवितोन्माद की बीमारी थी। उसका नाम राधे मोहन था। जुगनू के व्यक्तित्व से वो बहुत प्रभावित हुआ। उस दिन पार्टी में उसे जुगनू से परिचित होने का अवसर नहीं मिला था। तब से वो बहुत बार शारदा से चिरौरी कर चुका था कि उसका परिचय जुगनू से करा दिया जाए, पर उस दिन के बाद जुगनू वहां आया ही न था। जिस दिन शोभाराम पहाड़ को जा रहे थे, उन्हें स्टेशन पर विदाई देने जुगनू और डॉक्टर खन्ना भी पहुंचे थे। कांग्रेस के और भी कार्यकर्ता थे। डॉक्टर खन्ना के साथ शारदा देवी थी और शारदा देवी के साथ राधे मोहन भी था। हकीकत ये थी, राधे मोहन जुगनू से परिचित होने को अत्यंत बेचैन था, पर यहां भी उसे जुगनू से बात करने का अवसर नहीं मिला। शारदा देवी ने अपना भाई कहकर परिचय भी दिया, पर इस समय जुगनू का ध्यान इधर उधर बह रहा था। उसे बहुत आदमी घेरे हुए थे। शारदा देवी के साथ वो जब घर लौटा तो घर पर परशुराम शारदा की प्रतीक्षा कर रहा था। परशुराम एक दृढ़ स्वभाव का पुरुष था। वो चरित्रवान भी था, मिजाज का तीखा और स्पष्ट वक्ता था। राधे मोहन से परशुराम का परिचय कराते हुए शारदा ने कहा, मास्टर साहब, आप जरा राधे भाई साहब को ले जाकर मुंशी से परिचय करा दीजिए। क्यों? ये मुंशी पर लट्टू है। खुद भी कवि हैं, मुंशी भी कवि है। हाँ भाई साहब, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं चाहता हूं कि मुंशी से मेरा परिचय हो जाए। वो जानवर है। परशुराम ने जैसे लाठी की चोट की। शारदा परशुराम का मुंह ताकने लगी। उसके चेहरे पर कठोरता उभर रही थी। राधे मोहन ने कहा, आप गाली क्यों देते हैं साहब? गाली नहीं देता, सिर्फ ये कहता हूं मुंशी जानवर है। आदमी को जानवर कहना गाली नहीं है? नहीं, यदि आदमी के भीतर जानवर की आत्मा हो तो उसे जानवर कहना ही चाहिए। खैर, जानवर ही सही, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। आप मेरा उनसे परिचय करा दीजिए। वो करीब करीब रोज ही शाम को दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर बैठता है। वहां तुम उससे मिल सकते हो, या घर पर अब तो वो बड़ा आदमी बन गया है। मिलना हो तो लाइब्रेरी ही में मिलना। राधे मोहन उसी शाम दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जा पहुंचा। उसने देखा वो एक कोने में टेबल के किनारे बैठा बड़े मनोयोग से कोई पुस्तक पढ़ रहा था। वातावरण गर्म था, हवा बंद थी, पर वहां पंखा इस कमी की पूर्ति कर रहा था। वाचकों की भीड़ भाड़ थी, पर शोर कतई न था। राधे मोहन चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। एक पत्रिका उठाकर उसके पन्ने पलटने लगा। जुगनू ने उसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वो मनोयोग से अपनी पुस्तक पढ़ता रहा। बहुत देर बाद उसने पुस्तक बंद की और एक अंगड़ाई ली। राधे मोहन ने नमस्कार करके अपना नाम बताया और कहा, उस दिन डॉक्टर खन्ना के यहां आपके दर्शन हुए थे, मैं आपसे मिलना चाह रहा था। क्यों? जुगनू ने रुखाई से कहा। परंतु इसकी तनिक भी परवाह न करके राधे ने कहा, आपकी कविता मुझे पसंद है। शारदा ने आपकी बहुत तारीफ की है। वो मेरी चचेरी बहन होती है। जुगनू ने 1 मिनट तक उसे घूर कर देखा, फिर कहा, उस दिन स्टेशन पर भी तुम शारदा देवी के साथ थे? क्या करते हो तुम? मैं आर्टिस्ट हूं साहब, यहां एक स्कूल में ड्राइंग मास्टर हूं, पर कविता का मुझे भी शौक है। अच्छा ही है, जुगनू ने उपेक्षा भाव से कहा। पर आप तो जादू करते हैं, जादू। ये तुमसे किसने कहा? शारदा ने। वो तो आपकी कविता पर दीवानी है। जब आपकी बात करती है बस उसकी जबान ही नहीं रुकती। जुगनू यद्यपि मूढ़ पुरुष था, पर उसने राधे की मूर्खता को प्रत्यक्ष देख लिया और कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैं एक कलाकार हूं साहब, कोई गरजमंद आदमी नहीं हूं। मैं आपसे कुछ मांगता थोड़ी हूं। मैं तो आपकी कविता पर मुग्ध हूं, आपका प्रशंसक हूं। तो मुझे इसकी क्या परवाह है? आप बड़े आदमी हैं महाशय, आपको किसी की परवाह नहीं, पर मैं तो आपका भक्त हूं, खासकर मेरी स्त्री। तुम्हारी स्त्री? जुगनू को एक कौतूहल हुआ। जी हाँ, कविता का उसे बेहद शौक है। उसने आपकी कविता डॉक्टर खन्ना के मकान पर सुनी थी, तभी से वो आप पर मुग्ध है। लेकिन मैंने तो उसे देखा तक नहीं है। उसने कहा है कि मैं आपको दावत दूं। किसी दिन भी आप मेरे यहां भोजन कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। राधे मोहन अजब तरह से अपनी उंगलियां मरोड़ रहा था और मुस्कुरा रहा था। जुगनू ने जरा शान से कहा, अजीब सी बात है,
खैर, कभी देखा जाएगा। लेकिन तुम भी तो बिल्कुल नौजवान हो, इतनी जल्दी शादी कर ली? बाल बच्चे कितने हैं? राधेमोहन जरा झेंप गया। उसने हंसते हुए कहा, अभी तो हम ही बच्चे हैं साहब, शादी को 2 ही बरस तो हुए हैं। एक पाशविक चमक जुगनू की आंखों में और हिंसक मुस्कुराहट उसके होठों में फैल गई। उसने समझ लिया कोई भोला शिकार है। कुशल शिकारी की भांति उसके कंधे पर हाथ रखकर उठते हुए उसने कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो दोस्त? बस आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। तो मेरा निमंत्रण स्वीकार हुआ? देखा जाएगा। आओ, अभी तुम मेरे साथ आओ। वे वहां से चलकर चांदनी चौक में एक रेस्टोरेंट में जा बैठे। चाय और नाश्ते का ऑर्डर देने के बाद बातचीत शुरू हुई। हाँ, तो तुम आर्टिस्ट हो? जी हाँ, आर्ट की ओर मेरी बचपन से ही रुचि है। क्या तुम पुश्तैनी आर्टिस्ट हो? जी नहीं, यों तो हम पंजाबी हैं, हमारे यहाँ कपड़ों का कारोबार होता है। खैर, तो अब तुम्हारे आर्ट के कारोबार का क्या हाल है? क्या तुम मेरी तस्वीर बना सकते हो? जी हाँ, आप हुक्म दीजिए। सामने बिठाकर या फोटो को सामने रखकर? फोटो से अच्छी बन पड़ेगी। अच्छी बात है, एक फोटो तुम्हें दूंगा। फीस क्या लोगे? आपसे फीस नहीं लूंगा, तस्वीर बनाकर आपकी नजर करूंगा। तब तो तुम अच्छे आदमी हो, दोस्त बनाने के काबिल। राधेमोहन मूर्ख की भांति हंसने लगा। जुगनू ने कहा, तुमने कुछ और भी चित्र बनाए हैं? जी हाँ, जब आप मेरे घर आएंगे तो दिखाऊंगा। अपनी पत्नी के भी चित्र बनाए हैं? जी नहीं। क्यों, क्या वो खूबसूरत नहीं है? नहीं, ये बात नहीं। असल में मैं अभी कैमरा नहीं खरीद सका हूं। एक अच्छा सा कैमरा खरीदने की जुगत में हूं। मैं इस संबंध में शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। एक अच्छा कैमरा मेरी नजर में है। जुगनू ने एक टटोलने वाली दृष्टि उस पर डाली। तो आप जरूरी उसकी बात तय कर डालिए, लेकिन अंदाजन उसकी कीमत क्या होगी? सस्ता ही मिल जाएगा, गरजमंद आदमी है, फेंक देने पर तुला हुआ है। तुम जानो, सब लोग तुम्हारे जैसे आर्टिस्ट तो होते नहीं, काम की चीज को कूड़ा समझते हैं। आप ठीक कहते हैं साहब, कला ही से सौंदर्य की परख होती है। सौंदर्य संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। कलाकार उसे संसार के जीवन संघर्ष से बाहर निकाल कर सजाता है। कलाकार के इस परिश्रम को समझना हर किसी के बलबूते की बात नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? जुगनू ने इस बेवकूफ आदमी की ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की भांति घिसी पिटी बात सुनकर हंसते हुए कहा, खूब समझ रहा हूं भाई। मालूम होता है सौंदर्य पर रखने की ये नजर तुमने अपनी स्त्री से पाई है। राधेमोहन पत्नी की स्मृति में मुग्ध हो गया। उसने उसी मुग्ध भाव से कहा, उसकी क्या बात कहूं, वो तो एक मधुर रागनी है, एक कल्पना है जिसमें चंद्रमा की शीतलता भी और चांदनी का उजाला भी। और गुलाब, बेला, चमेली, चंपा, जूही, गेंदा, इनकी बहार नहीं है? ओह, आप कवि हैं ना, आप ही ये बात इस तरह कह सकते हैं। लेकिन भाई, इन बातों को समझने की योग्यता कितनों में है? हा हा, कहा है, रसिकेशु कवित्व निवेदनम। इसी से तो मेरी पत्नी ने जब से आपकी कविता सुनी है, आपकी प्रशंसा करती नहीं आगाती। तो मालूम होता है तुम दोनों की खूब घुटती है, तुम्हें वो खूब प्यार करती है। ओह, प्यार की क्या कहते हैं आप? घर पहुंचने में 1 मिनट की देरी होती है तो रोते रोते आंखें सूज जाती हैं उसकी। राधेमोहन चाय की चुस्की के साथ बढ़ बढ़कर अपनी स्त्री के रूप गुण की तारीफ करता जाता था और जुगनू उसकी मूर्खतापूर्ण उत्तेजक बातों से मन ही मन एक नई अभिलाषा से सुलग रहा था। उसने उठते हुए कहा, कुछ गाना उना भी जानते हो? मैं तो नहीं, पर मेरी स्त्री खूब गाती है, बहुत ही प्यारा गला है, हारमोनियम भी बजा लेती है। तो भाई, मुबारकबादी देता हूं ऐसी गुणवती सुंदरी बीवी मिलने के लिए। किसी दिन सुनूंगा आकर उनका संगीत। लेकिन कविता आपको भी सुनानी पड़ेगी। खैर, देखा जाएगा। देखो, वो सामने टैक्सी जा रही है, रोको से। राधेमोहन दौड़कर टैक्सी ले आया। जुगनू ने कहा, मैं अब जरा नई दिल्ली एक काम से जाऊंगा, कहो तुम्हें कहाँ छोड़ दूं? कष्ट मत कीजिए, मैं चला जाऊंगा। लेकिन आप कब आ रहे हैं मेरे घर? इसी इतवार को आइए ना। इतवार को नहीं, शनिवार की शाम को। बहुत ठीक, मैं आपको ऑफिस से ही ले लूंगा। 4 बजे मुझे छुट्टी मिल जाती है, मैं ठीक 4:30 बजे आ जाऊंगा। अच्छी बात है, नमस्कार। जुगनू टैक्सी में बैठ गया। राधेमोहन के गधेपन पर वो मन ही मन हंस रहा था और राधेमोहन जैसे कृतकृत्य होकर जाती हुई टैक्सी को खड़ा देख रहा था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 34, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।